अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में बिल आखिर इलाज के मुंतज़िर लोगों के लिए एक मुस्बत ख़बर सामने आई है। हाल ही में तवील इंतज़ार के बाद और तवील क़तार के बाद इंग्लैंड की हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि वो लोग जिनको 40 माह से ज़ायद हो चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, उन्हें आइंदा हफ़्तों में तकरीबन 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनको टेलीफोन कॉल के ज़रिए उनकी सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया जाएगा और उनसे इस बारे में पूछा जाएगा कि वो सफ़र कर सकते हैं, अगर सफ़र कर सकते हैं तो कितना तवील सफ़र कर सकते हैं और कितनी दूर तक सफ़र कर सकते हैं। मरीज़ों को पहले से हक हासिल है कि वो कहीं और इलाज के लिए दरख्वास्त करें। नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड का ख्याल है कि इलाज के लिए तवील तरीन इंतज़ार करने वालों से फ़ाल तौर पर रब्ता करने से वो सिस्टम कुछ बदतरीन रुकावटों को दूर करने में मदद फराहम करेगा। सिर्फ उन लोगों को जिनके पास अगले 8 हफ्तों के अंदर पहले से तयशुदा मुलाकात का वक्त नहीं है, टेक्स्ट, ईमेल या ख़त के ज़रिए पेशकश मौसूल होगी। 4 लाख के करीब लोग हैं जो तकरीबन 5% बनते हैं उन लोगों में से जो इलाज के मुंतज़िर हैं। उन्हें ये ऑप्शन दिया जाएगा और फिर NHS जो है उनको इदारा रेफ़र कर देगा कि वो किस इदारे में जा सकते हैं और अपना फ़ौरी इलाज करवा सकते हैं। कम आमदनी वाले अफराद कुछ माली इमदाद के भी हकदार होंगे ताकि वो इलाज के लिए सफ़र करने के मुतहम्मिल हो सकें। मरीज़ अपने मकामी अस्पताल में वेटिंग लिस्ट में अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे, जबकि साथ साथ उनके लिए दीगर ऑप्शंस भी तलाश किए जाएंगे। NHS इंग्लैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव माडा परचार्ड का कहना है कि NHS बैकलॉग को कम करने के लिए मुल्क भर में दस्तयाब सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। इलाज का इंतज़ार बहुत मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन कुछ अस्पताल मरीज़ों का इलाज दूसरे अस्पतालों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं, जैसा कि कोले और घुटने के ऑपरेशन वगैरह। और कुछ दीगर बीमारियां भी हैं जिनको क्लासीफाई किया गया है कि इन मरीज़ों को हम दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बरतानिया की तारीख़ में ये पहली बार हो रहा है कि NHS अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की या दीगर अस्पतालों की सर्विसेज लेगा, और क्या इससे पहले भी कभी हुआ है? ये मंसूबा किस हद तक काबिल अमल है और इस मंसूबे पर जो मरीज़ हैं वो किस हद तक भरोसा करेंगे? ये कुछ चीदा सवालात हैं जिनका जवाब आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब NHS कंसल्टेंट हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब स्कॉटलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और दीगर जो गुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ 90 न्यूज़ UK भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो मंसूबा सामने आया है इसमें किस हद तक ये काबिल अमल है और क्या मरीज़ इसकी तरफ दिलचस्पी शो करेंगे? अवान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं ज़रा इदरीस साहब से पहले जान लेता हूँ। इदरीस साहब, आपकी नज़र में ये काबिल अमल है ये फ़ैसला? भाई साहब, बिल्कुल काबिल अमल है, क्योंकि ट्रीटमेंट परचेज फंड ये पहले भी अवेलेबल है और यूज़ होता रहा है। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फंड गवर्नमेंट ने अब जनरेट किया है जो कि ऐसे, जैसे आपने फरमाया कि जी जो वेट कर रहे हैं लोग लॉन्ग टर्म, मतलब 3.5 साल से ज़्यादा, उनको अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, कोई इस तरह के प्रोसीजर जो रिलेटेड हैं, तो उनके लिए उन्होंने सर्विसेज बाई की हैं NHS से बाहर। और फिर वो पेशेंट को ऑप्शन देंगे कि अगर आप वहाँ जाके इलाज करवाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और गवर्नमेंट जो है वो बिल पे करेगी उस प्राइवेट सर्विस को जिससे वो ये बाई करेंगे। और जहाँ तक क्वालिटी ऑफ केयर का सवाल बनता है, तो सारे डॉक्टर जो भी कंसल्टेंट्स होंगे या एक्सपर्ट्स उन जो ख़ास बीमारियों के, वो ऑलरेडी जो हमारी जनरल मेडिकल काउंसिल है उनके स्पेशलिस्ट रजिस्टर पे होते हैं और वो किसी न किसी कैपेसिटी में NHS में काम कर रहे होते हैं। इनमें बहुत ही कम होते हैं जो कि सिर्फ प्राइवेट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की कोशिश है ताकि मरीज़ों को जल्द से जल्द हम इलाज की सहूलत जो फ्राहम कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी 3.5 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो वेट कर रहे हैं। सही है। गुलाम हुसैन अवान साहब, इस फैसले की दीगर तफसीलात बताइएगा और क्या मरीज़ भी इससे मुतमईन हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि बैकलॉग जो है ना मुसलसल बढ़ता ही जा रहा था।
और अभी अगर आप दूसरे इलाके में जाकर और जो करवाया जा रहा है, अगर इलाज करवाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है इससे एक तो बैकलॉग कम होगा, और ये दूसरा ये है कि लोगों जो मरीज़ हैं वो मेंटली भी थोड़े से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि जब इलाज ना होने की वजह से और आपको ये भी ना पता हो कि कब आपका इलाज होना है, कितना अर्सा लगना है, तो और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे मरीज। तो ये बड़ा अच्छा फैसला किया, और इस फैसले की वजह भी यही है कि बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा था NHS के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, स्पेशली कि कोविड के बाद से अभी तक जो है वो उसको काबू नहीं कर सके। जो जिस तरीके से ये बढ़ते जा रहे थे, इसकी जो बैकलॉग बढ़ता जा रहा था, काबू नहीं आ रहा था। अब उन्होंने ये एक सेंसिबल डिसीजन किया है, तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और अब इंतजार किया जा रहा है कि इसके ऊपर जो है वो कितनी जल्दी और किस तरह अमल दरामद होता है। तो मेरे ख्याल से इसको वाइडली बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है कि कम से कम जो लोगों के अंदर उम्मीद पैदा हो गई है कि उनका जो इलाज है, अगर बाहर कहीं दूसरे इलाके में भी होता है तो कम से कम इलाज उनका शुरू हो, ताकि जो है वो बेहतरी हो। क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन जो थे, माइनर सर्जरी भी और बड़े ऑपरेशन, वो इसी वजह से बार बार कैंसिल हो रहे थे। कुछ डॉक्टर की स्ट्राइक की वजूहत भी थी, और पहले ब्रेक्जिट की वजह से भी, तो वो बैकलॉग मुसलसल बढ़ रहा था। लेकिन इस फैसले से जो है ये काफ़ी जो है वो लोगों को, मैं कहूँगा कि उम्मीद की किरण नज़र आई है। तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि ये हालात अब इस हवाले से बेहतरी हो जाएंगे। जी अच्छा, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आप बताइएगा, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ NHS, इससे ग़ुलाम हुसैन आवान साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर इदरीस साहब भी कह रहे हैं कि मरीज़ों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो साइडलाइन इश्यूज़ हैं NHS के, जिनकी वजह से ये बैकलॉग बढ़ा है, ये डिले आया है, क्या हुकूमत उसको भी फोकस कर रही है कि उनको भी किसी न किसी तरह सॉर्ट आउट किया जाए, कोई सोल्यूशन निकाला जाए? जी असल इसमें देखें, मेनली तो ये एक पहली बात तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें जो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है और उनमें गुंजाइश है, जगह है, तो उससे ये मरीजों का बैकलॉग जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके अलावा जो दूसरे इशू हैं उसमें जैसा कि आपको पता है, मेन इशू जो है वो उसमें मनी इंजेक्शन का है, पैसे का है, वो इतनी जल्दी जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, और उसमें थोड़ा सा कुछ मेरा ख्याल डिले है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह के ऑप्शन ये यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा है। जो हॉस्पिटल जो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है वो फिर ऐसे मरीजों को देख सकेंगे, और ये अच्छी बात है कि इस तरह से जो मरीज़ बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक बात है कि ये हर मरीज़ जो है वो ये नहीं चाहता कि घर से दूर कहीं इलाज हो। अगर उनका कोई ऑपरेशन होना है और उसमें जाहिर है कि मरीज़ का अगर कोई ऑपरेशन होता है तो वो ये चाहता है कि उसके रिश्तेदार, घर वाले आके मिल सकें उससे, और जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर सकें। कोई ज़रूरत है अगर हॉस्पिटल से बाहर से कोई चीज़ लाने के लिए, तो उसमें ये कुछ मरीज़ होंगे जो इसकी वजह से शायद एक्सेप्ट ना करें। लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, जैसा कि अवान साहब ने भी कहा कि ये अच्छी खबर है और इसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं जैसा आपने कहा, हम NHS हॉस्पिटल में, एक यहाँ का टीचिंग हॉस्पिटल है, उसमें कंसल्टेंट हूँ, तो ये मरीज़ों से जो बात होती है उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि एटलीस्ट कोई सलूशन तलाश किया जा रहा है कि किस तरह से ये जो वेटिंग लिस्ट है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि लाखों में चली गई है लिस्ट जो है, और वो वेटिंग टाइम जो है वो सालों का है वेटिंग टाइम। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि जो दूसरे हॉस्पिटल को यूज़ किया जा रहा है जो कि ज़्यादा बिजी नहीं है, ताकि कम हो, लिस्ट कम हो और मरीजों के प्रॉब्लम जो है सॉल्व होना शुरू हो जाए। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़े, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर इदरीस साहब, ये बताइएगा आपके इल्म में क्या है कि किस नौइयत के जो मरीज़ हैं जिनका इलाज लॉन्ग ड्यू है, सर्जरीज़ हैं या कोई और बीमारियां हैं? जी, इसमें ज़्यादातर तो माइनर सर्जरी, जो इलेक्टिव सर्जरी जिसे कहते हैं, वही पेशेंट होते हैं जो वेटिंग लिस्ट पे रहते हैं, और वो क्रॉनिक प्रॉब्लम है। मोस्टली आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, और
जो माइनर ऑपरेशन हैं जैसे ENT के ऑपरेशन होते हैं, बहुत वेटिंग लिस्ट है उसकी। और इसके अलावा जो डर्मेटोलॉजी स्किन की कंडीशन है बहुत सारी, उनमें वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो इस तरह के जो मरीज़ होंगे उनके लिए काफ़ी ये सहूलत होगी। और ये मतलब अब मैं अगर यहाँ पे ऐड करूँ कि लोग सम टाइम बाहर चले जाते थे कंट्री से दूसरे यूरोपियन कंट्री में, वहाँ पे करके भी इलाज करवा रहे थे मजबूरी की वजह से। और अब जो ये सहूलत हुई है तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 4 लाख मरीज़ बहुत नंबर है, और आल्दो कि ये 7.6 मिलियन का कोई इतना बड़ा मतलब परसेंटेज नहीं बनता, लेकिन फिर भी चलें, ये एक नंबर तो है नहीं जिसको सहूलत मिलेगी, और जो बकिया पेशेंट होंगे उनकी बारी जल्दी आने का भी एहतमाम हो सकता है। तो अब ये तो मरीजों पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा उन्हें भी अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि जी आप पेशेंट के रिलेटिव जो हैं वो विज़िट करना चाहते हैं, दूर होंगे तो वो किस तरह से विज़िट करेंगे, ये एक चैलेंज तो होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अपनी सेहत के लिए कहीं ना कहीं अगर जाना पड़ता है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इलाज जो होता है वो ज़ाहिर है वो तो हॉस्पिटल में होता है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। मेडिसिन है, खाना है और क्लीनिंग है, बाकी सारी चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर ही NHS प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मरीज़ इस चीज़ को बड़ा इशू बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ जो मरीज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, जो ट्रैवल करने के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शायद इसमें कहें कि जी हमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए ताकि हम कुछ जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो कवर करें। NHS रूटीनली भी कवर करता है बहुत सारे एक्सपेंसेस जिनके टैक्सी वगैरह फेयर का भी होता है। बस फेयर तो वैसे ही मतलब फ्री होता है उन हालात में, और उसको NHS कवर कर देता है। तो अब ये एक मेरा ख्याल है कि अब पेशेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और जहाँ जहाँ ऑप्शन मिलती है अपना इलाज करवा लेना चाहिए। अच्छा, गुलाम हसन अवान साहब ये बताइएगा कि अब ये जो मंसूबा है इसमें NHS मरीज़ों को उन अस्पतालों में ऑब्वियसली रेफ़र करेगा जहाँ पे पहले से रश कम है या बैकलॉग नहीं है, और वो ज़्यादातर किन एरियाज़ में हैं, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी खिदमात भी ली जाएंगी? बिल्कुल सही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी खिदमात ली जाएंगी, और जो लंदन से या जो दूसरे बड़े शहरों से जो बाहर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी ये प्लान बढ़ रहा है, क्योंकि 4 लाख से ज़ायद जो ज़ाहिर मरीज़ हैं उनको इसी तरह जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उनके साथ भी जो है वो गवर्नमेंट का उनकी बातचीत चल रही है, ताकि जो बिल्कुल मादर सर्जरीज हैं या छोटे ऑपरेशन वगैरह हैं उनको वहाँ पर जो है वो फैसिलिटेट करवाया जाए। क्योंकि जो ग्राफ्स आ रहे थे उसके मुताबिक तो ये बैकलॉग जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रहा है, तो उसको एक तो रोकना चैलेंज है, और दूसरा उसको फिर कम करना, और जो जितने भी जो ऑपरेशंस हैं जो काफ़ी 3-3 साल से इल्तवा का शिकार है, वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि उनको जो है वो पहले नॉर्मलाइज किया जाए। और जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर्स को भी लेटर लिखते रहे, NHS को भी, हर जगह पर जो है वो लेटर लिखते रहे कि उन्हें जो है वो ये जो परेशानी है उनकी वो ख़त्म की जाए। तो NHS के ऊपर मुसलसल गुज़िश्ता 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, जिसके बाद जो है वो कंसल्टेशन जारी थी, जिसके अंदर जो है वो जो NHS इंग्लैंड है, इसके अलावा NHS वेल्स, स्कॉटलैंड, सबके साथ मिलकर जो है इन्होंने इतना बड़ा ये डिसीजन किया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो है वो लोगों की परेशानी को खत्म किया जाए। तो मुझे तो लगता है कि अब जो पॉलिसीज है वो तय होना बाकी, उसके ऊपर काम हो रहा है। प्रॉपर फैसला कर लिया गया है कि जो है वो बैकलॉग कम करने के लिए यही एक बेहतर रास्ता जो है उसको चूज़ किया गया है। जी अच्छा, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब ये बताइएगा कि ये जो बैकलॉग में पेशेंट्स हैं, और जिस तरह डॉक्टर इदरीस साहब ने बड़ा डिटेल बताया कि ENT के ऑपरेशंस हैं, माइनर सर्जरीज़ हैं,
इन सर्जरीज़ के साथ साथ जो एज ब्रैकेट है, ऑब्वियसली ये भी एक क्वेश्चन है कि किस एज ब्रैकेट के लोग ज़्यादा हैं। ये सवाल मैं डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आपसे एक ब्रेक के बाद इसका दूँगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने ये सवाल रखा था। डॉक्टर इदरीस साहब ने बड़ा डिटेल बताया कि किस नौयत के जो मरीज़ हैं वो पेंडिंग हैं या बैकलॉग में हैं। एज ब्रैकेट क्या है मोस्टली? क्या इनमें ज़्यादातर पुख्ता उम्र के लोग हैं या नौजवान भी हैं? देखिए फैसल, इसमें तो सारे उम्र के लोग होंगे। ज़्यादातर जो जिनको नी और हिप का प्रॉब्लम होता है वो ओल्डर पेशेंट होते हैं, तो उनमें मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा मरीजों की ऐसे होगी जो 50 से 65-70 साल के एज ग्रुप में आते हैं। जो यंगर पेशेंट्स हैं उनमें क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम होते नहीं हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओल्डर पेशेंट्स हैं जो। और इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि किस तरह से उनको किया जाएगा, उसमें ज़्यादातर तो वो लोग जो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लंबा जो वेट कर रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है पहले उनको डील किया जाएगा। और या ये कि जिनकी तकलीफ या प्रॉब्लम ज़्यादा है उस हिसाब से उनको पहले ऑपरेट किया जाएगा। और ज़्यादातर जो लोग हैं जैसा कि मैंने कहा कि वो बूढ़े लोग भी होते हैं, तो उसमें ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑपरेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका रिस्क ज़्यादा होता है तो उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, और सर्जन्स जो हैं वो फिर उनको लिस्ट पे नहीं रखते अपने वेटिंग लिस्ट पे, क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा है बेनिफिट से तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है करने का ऑपरेशन। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो कि सारे मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सीन बाय द सर्जन, और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है आप लोगों का आप ऑपरेशन के लिए आपको हम वेटिंग लिस्ट पे डालते हैं। तो इसमें हाँ जी। अच्छा इदरीस साहब, अब हुकूमत ने एक रास्ता तो निकाल लिया है कि बैकलॉग को किसी तरह कम किया जाए, लेकिन जो बुनियादी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ रहा है, एक तो कोविड था, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर्स की हड़तालें, जूनियर डॉक्टर्स की हड़तालें, स्टाफ की हड़तालें। क्या हुकूमत अब इसको भी डील कर पाएगी, या इसको ये समझते हुए कि अपोजिशन की सियासी जमातें इनको बकअप कर रही हैं, हुकूमत अपनी बात पे अड़ी रहेगी? नहीं जी, ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो तो जो एनएचएस का स्टाफ है उसके साथ जॉब सेटिस्फेक्शन जो रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक बातचीत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो आउटसाइड द हॉस्पिटल प्राइवेट कंसल्टेशन या ट्रीटमेंट्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, इतनी चीप नहीं होंगी। गवर्नमेंट थोड़ा सा मतलब लोगों को खुश करने के लिए दाएं बाएं होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ना प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और ना ही ज़्यादातर जो लार्ज मेजॉरिटी पेशेंट है वो सेटिस्फाई होगी। बहुत सारी जो बाहर जाके सर्जरीज वगैरह होती हैं उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट भी कम होता है लोगों का आमतौर पे, और फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम जो होते हैं वो एनएचएस में ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व होते हैं, और सर्जरी का जो स्टैंडर्ड एनएचएस का अपना है उसको बाहर अचीव करना ज़्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इस तरह लॉलीपॉप दे के तो लोगों को शायद खुश कर सकेगी। उनको एंड ऑफ द डे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हैं या हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कि एक बैकबोन है इन सर्विसेज की, उनको अपने एतमाद में लेना पड़ेगा, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए उनको रिजॉल्व करके एनएचएस के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर अगला इलेक्शन जीतना इस गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवान साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि जो अगर हम बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करें तो उसमें ये बैकलॉग की एक रीज़न एनएचएस के अपने मसाइल हैं, डॉक्टर्स की रिजर्वेशन, जूनियर डॉक्टर्स की स्टाफ का हड़ताल पे चले जाना। तो क्या अब हुकूमत का कोई मंसूबा ऐसे भी है कि इन मामलात को भी सेटल डाउन किया जाएगा, या उनको इस उज़र के बायस के अपोजिशन की जमातें इसको बकअप कर रही हैं तो ऐसे एज इट इज़ रहने दिया जाएगा? नहीं है, बिल्कुल मैं एग्री डॉक्टर साहब की बात से करता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर एनएचएस का जो इशू है ये एक
बिल्कुल इलेक्शन के आप कह लें कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल होगा। और जिस तरीके से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इन्होंने इस मामले को मिस हैंडल किया है अब तक, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लान लेके आए हैं जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ज़ाहिर है उसका हमें पता चलेगा रिजल्ट क्या है। लेकिन उससे पहले तक जो है ये जितने भी इन्होंने फैसले किए हैं ये कोई ज़्यादा अच्छे नहीं कवर किए गए। और यही वजह है कि मुसलसल जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये NHS के हवाले से तनकीद की सद में है, क्योंकि डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसको भी अच्छे तरीके से जो है वो टैकल नहीं किया गया। और जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स और जो NHS का अमला है वो साल में कई मरतबा जो है हड़ताल, अभी भी हड़ताल की कॉल दी उन्होंने, तो ये नहीं कर सके। और जिसकी वजह से देखें एक दफ़ा जब डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो हज़ारों शायद लाखों की तादाद के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल होके और वो बैकलॉग के अंदर इजाफा हो जाता है। और ये तो जो और इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हैं वो भी कैंसिल होते हैं। तो अगर हुकूमत जो है वो इस मामले को अच्छे तरीके से टैकल करती तो ये सूरत हाल खराब ना होती। और यही वजह है कि जो गवर्नमेंट इन वेटिंग जो कह सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रही है और इसको तनकीद भी कर रही हैं और इस मामले को आने वाले इलेक्शन के अंदर वो भरपूर इस्तेमाल करेंगी कि किस तरीके से जो है वो लोगों की जिंदगियों के साथ जो है वो खेला जाता रहा है और अब भी खेला जा रहा है। कि आप देखिए ये तो इंसानी जिंदगी का मामला है ना, इसके अंदर आपकी कोई नेग्लिजेंस हो हेल्थ के मामले में तो आप इसका मतलब है कि इंसानी जानों से खेल रहे हैं। तो इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है वो भी NHS के मामले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद का निशाना बनाती है और उन्होंने भी बहुत दबाव बनाया था हुकूमत को वो किसी तरीके से इस मामले को जो है वो टैकल करें। तो अब मेरा ख्याल से जो है वो जो लग रहा है कि जिस सूरत हाल बेहतरी की जनक जो है अब जाएगी। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू कहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, अब जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो वर्क प्लेस है उस पर बेइत्मीनानी की एक बड़ी वजह यह भी है कि मुल्क में एक इकनॉमिक क्राइसिस है, महंगाई बढ़ गई है और उजरत उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पब्लिक है क्या उसका जो ट्रस्ट NHS की हेल्थ फैसिलिटीज़ पे था वैसा ही है या वो शटर्ड हो चुका है या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ट्रस्ट हो या ना हो उन्होंने एक दफ़ा इसी पे करना है? यहाँ के जो लोग हैं उनका NHS पे ट्रस्ट तो है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पर जो हैं वो NHS के ट्रीटमेंट को रिलाई करते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स में से काउंट होता था और अभी भी जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो इसी स्टैंडर्ड का होता है। जैसे आप बता रहे हैं वेटिंग लिस्ट तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशंस हो नहीं रहे। यहाँ पे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होते हैं, जो कि फ्रैक्चर्स एक्सीडेंटल होते हैं, उनका ट्रीटमेंट फौरन होता है और वो एडमिट होते हैं और फौरन ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये काम तो चल रहा है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनका के 2 वीक में ही उनको देख लिया जाता है और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, सस्पेक्टेड कैंसर वाले, उनका 2 वीक वेट एक वो है प्रोसेस है जिसमें कि विद इन 2 वीक्स उनको देख लिया जाता है। उनको कंसल्टेंट जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, चेस्ट पेन वाले जो आते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है वो एडमिट होते हैं, उनका ऑपरेशन होता है। बाईपास भी होता है, कोई वाल्व के डिफेक्ट हैं, अगर वो इमरजेंसी में एडमिट होते हैं तो वो डील किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो चल तो रहे हैं, वो उसी तरह चल रहे हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट पर हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं और उनका जो है वो ज़ाहिर मोरल डाउन हो जाता है कि ये वेट 1 साल से कर रहे हैं या इससे भी ज़्यादा अरसे से कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं और क्रिएट किए जा रहे हैं कि उनको जो नियर बाय हॉस्पिटल्स में इलाज किया जाएगा, कुछ को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पहले से ये चल रहा है कि उनको ज़्यादा अगर रश होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको दिखा दिया जाता है और वो देख लेते हैं वहाँ पे जाके। वही कंसल्टेंट जो होते हैं, जैसे कि
NHS वाले होते हैं अक्सर वही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे होते हैं, तो और वही तो उनको वही एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो मिलता है। तो ये फैसिलिटीज तो हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि NHS में काम बंद हो गया है और नहीं हो रहा और लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। काम चल रहा है, लोगों को पता है कि सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ इकोनॉमिकल सिचुएशन है, डॉक्टर्स के प्रॉब्लम है, NHS के अपने प्रॉब्लम है, तो उसको रियलाइज भी करते हैं। अक्सर जो मरीज होते हैं और उनके रिलेटिव्स होते हैं वो खुद एक्सेप्ट करते हैं जब उनसे बात होती है कि भाई ये उसमें मरीज नर्स को आने में देर हुई या ये हुआ या इस तरह हुआ, दवाओं के आने में देर हुई, तो उनको अंदाजा है कि NHS अंडर प्रेशर है, स्टाफ जो है वो कम है और वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों का काम करने का और अपने वक्त से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ NHS पर ही डिपेंड कर रहे हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो फिर भी हैं, लेकिन ये कि लोग ज़्यादातर रिलाय करते हैं NHS पे ही कि जो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो उनको पता है कि उनको वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। इसी तरह A&E में भी 4 घंटे का वेट होता है, कुछ लोगों को जल्दी देख लिया जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसमें ये कि ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, सबको पता है ये। और जो लोग वेटिंग लिस्ट पर हैं वो उनका ऐसा नहीं है कि वो उनको देखा नहीं जाता, उनके ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन वो उनके अपॉइंटमेंट्स फिर भी होते हैं, उनके GP उनको देख रहे होते हैं, उनका पेन कंट्रोल का जो है वो मैनेजमेंट हो रहा होता है, उनको डिस्ट्रिक्ट नर्सेज होती हैं जो उनको घरों पे जाके देखती हैं और इलाज करती हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह कम्युनिटी टीम्स हैं जो उनको घरों पे जाके भी इलाज करती हैं। तो ये फैसिलिटीज बहुत सारी हैं और लोगों को ये पता है कि उनको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाता है कम्युनिटी में भी और हॉस्पिटल में भी। तो ये होपफुली ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी और आई होप कि इसमें कुछ बेहतरी आए। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब, मामला जो है वो कोविड की वजह से बिगाड़ हुआ और कोविड ने ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया के बेहतरीन जो हेल्थ सिस्टम थे उनको झंझोड़ के रख दिया। आप बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर आप बरतानिया में रहते हुए आप क्या समझते हैं कि UK में जो इस वक्त हेल्थ का निज़ाम है, ये तो साबित हुआ कि कोविड की लहर के बाद ये कोई बहुत बड़ी पेंडेमिक है तो उसको शायद ये सह ना पाए, तो रीवैम्प करने की क्या ज़रूरत है, कौन सी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं? पहले तो ये बात है जी, कोविड अभी भी चल रहा है और बहुत सारे केसेस अभी भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और इसके साथ ये हुआ कि जो हमारे इलेक्टिव सर्जरी के केसेस थे वो पेंडिंग में चले गए और उनकी लिस्ट जो वो बढ़ गई है। लेकिन रूटीन का काम, जो इमरजेंसी का काम था, वो हॉस्पिटल में जारी रहा है और उसी तरह जारी रहेगा। अब इन सारे मसाइल में कोविड तो एक मसला था, लेकिन उसका ये भी एक दूसरा पहलू जो है, जो बड़ा सैड और बड़ा अफसोसनाक बात ये है कि इसकी वजह से जितनी अमवात UK में हुई हैं, मतलब 170,000 के करीब, तो वो पेशेंट नंबर कम हो गया, उधर से भी एक बड़ा नंबर कम हुआ है। सैडली मतलब ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि जस्ट स्टैटिस्टिक्स या आप जमा तफरीक करने में अगर लग जाते हैं तो वो भी एक काम चल रहा था उस वजह से। दूसरा ये कि अब चूँकि गवर्नमेंट जो है उसने जो स्टबर्ननेस दिखाई है ना जी, वो हेल्थ वर्कर, हेल्थ सर्विसेज वालों को या डॉक्टर या हमारे जूनियर डॉक्टर्स को, उस वजह से एडिशनल प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। और जाहिर है गवर्नमेंट के इख्तियार में जो था कि महंगाई को कंट्रोल रखती, वो नहीं कर सकी, और जो पॉलिटिकल एरियाज में जहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना होता है वहाँ पे तो पैसे निकल आते हैं, लेकिन जब हेल्थ सर्विसेज पे बात आती है तो फिर पैसे नहीं होते। इसकी वजह हम अभी तक तलाश करने में लगे हुए हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हम होम मिनिस्टर और दूसरे जो हैं, इनके पास दुनिया में कोई मसले मसाइल इधर उधर हो रहे हैं तो उनमें तो पैसे जाके लगा आते हैं, लेकिन जब NHS की बारी आती है, लोगों की वेलफेयर की बारी आती है,
तो फिर ये कहते हैं जी पैसे नहीं है। अब ये जब तक गवर्नमेंट फोकस होके इन मसाइल को सीरियसली बैठ के सोचेगी नहीं और अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड प्लान जो है उनको क्लियरली देते नहीं है, तो ये मसला जो इसी तरह बढ़ता ही जाएगा। मसाइल थोड़े से पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में या रीलोकेट करने से 7.6 मिलियन जो वेटिंग पेशेंट हैं उनको पूरी तरह सर्विसेज नहीं दी जा सकती। तो हम बार बार ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उनकी तरफ फोकस करें, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है वो निगोशिएशन, डिस्कशन और फिर आउटकम जो है उसके ऊपर बेस करता है। और जब तक आप निगोशिएशन की टेबल पे बैठते नहीं हैं और डॉक्टर जो हैं वो आपकी जो भी ऑफर आती है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस वक्त तक लॉन्ग टर्म जो है वो सॉल्यूशन नहीं आ सकेगा। जी ठीक है। गुलाम हुसैन अमान साहब, जो अदर फैक्टर्स हैं आप क्या समझते हैं कि जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं होता अमंग डॉक्टर एंड स्टाफ एंड गवर्नमेंट, उस वक्त तक ये इसी तरह मामला चलेंगे? नवंबर के अंदर भी अच्छा जनवरी के अंदर भी डॉक्टर्स ने जो हड़ताल की कॉल दे रखी है, तो ये इसी वजह से हो रहा है कि जो तनख्वाहों का मामला है और भी दीगर मामला है जिसके ऊपर जो डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन है और उसके अलावा जो दूसरी तंजीमें हैं उनके और हुकूमत और एनएचएस के दरमियान मामला तय नहीं पा हो रहे, और उसकी वजह से भी ज़ाहिर मामला बिगड़े। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया जो बैकलॉग है वो काफ़ी एक फैक्टर नहीं, उसमें काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ा हुआ। लेकिन हुकूमत के इस फैसले से मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि काफ़ी बेहतरी आने की तवक्को है, और अगर ये इसका ये वाला जो जमहूरियत कामयाब रही तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो भी मेरा ख्याल है इसी को कैरी ऑन करेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि मरीज को तो यही चाहिए कि उसका इलाज हो जाए, चाहे मतलब कहीं से भी हो जाए, चाहे उसको दूर भी देना पड़े तो उसका इलाज हो जाए। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि उसके अंदर खर्चात का मामला जरूर ये आ सकता है कि जो लोग बाहर जाएंगे इलाज करवाने के लिए उनको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जो है उनको बेयर ऑफ करने पड़ सकते हैं, तो उस वजह से इसके ऊपर कुछ तब्दीली जरूर आ सकती है कि वो अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ये डिसीजन अच्छा है, और इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को भी अच्छे तरीके से जो है वो मजीद उसको थोड़ा सा जो पॉलिसी अगर मजीद एलाबोरेट हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बेहतरी की जाने वो इसका कदम है। अच्छा, लॉजिस्टिक की आपने बात की है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कुछ सजेस्ट किया गया है? मोड क्या होंगे? बाय बस है, रेलवेज़ है, बाय एयर है, और वो एरियाज़ मार्क हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी है, वहाँ मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है? नहीं, देखिए अभी ये फैसला हुआ है पूरी तरह गवर्नमेंट की तरफ से, और ये जो इंटीग्रिटीज हैं या दूसरे मामला थे उसके ऊपर अभी जो है वर्कआउट किया जा रहा है, और इसको पहले तो क्लासिफाइड किया जाएगा कि किस तरह के जो इलाज हैं वो किन किन एरियाज के अंदर हो सकते हैं, फिर उनको वहाँ पे मार्क किया जाएगा। तो अभी इनके ऊपर काम कर रहा है, चूँकि सुनी तौर पर ये फैसला कर दिया गया है कि ऑपरेशन जो है उनको आप समझ लें कि आउटसोर्स करा के ये मामला जो है वो कंट्रोल किए जाएंगे। तो बकाया जो दूसरी चीज़ें हैं आज़ार है वो भी तफसीलात मजीद आहिस्ता आहिस्ता जैसे सामने आती जाएंगी फिर पता चलता जाएगा। ये सही है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, आप ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दें, अब इस फैसले के बाद पेशेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे कि अब जाहिर है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है? देखें, इसमें फैसल ये तो एक अच्छा जो है वो आउटकम है कि जी लोगों को एक उम्मीद पैदा हो रही है कि हाँ भी अब वो जो कुछ भी उनका इलाज होना है वो जल्दी हो सकता है। तो इसमें ये एक अच्छा ही अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बजाय वो इंतजार करने के वो ऑप्शन ये चूज़ करेंगे कि भाई कहाँ जाके उन्हें करेंगे, कहाँ पे उनका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है वहाँ पे वो जा सकते हैं। और उसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर रहे थे, उसमें तो ये कि कुछ मरीज हैं जो खुद ही अपनी ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ लंदन एम्बुलेंस सर्विस जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली हॉस्पिटल्स को वो मरीजों को लाती ले जाती है, आउट पेशेंट जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनके लिए या हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज होते हैं उनके लिए।
तो ये सिस्टम अवेलेबल है, मरीज उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सही, ठीक जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, डॉक्टर इदरीस साहब, गुलाम हुसैन तमाम मेहमानों का। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो मरीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका इलाज हो सके। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।